यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों, जो हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। वहां पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के ए टू जेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको कहीं से भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स सिंपल सटीक साधारण भाषा में होंगे। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे ताकि आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो बैचेज चल रहा है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए चल रहा है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए चल रहा है, मध्य प्रदेश टेट के लिए चल रहा है, मध्य प्रदेश सेट के लिए एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, मतलब इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जाम है तो बैचेज उपलब्ध है। अगर जो आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो ये जो सामने नंबर आ रहा है 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपना फीस पेमेंट करना पड़ेगा, या इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। और वैलिडिटी आप कोर्स जो आपकी होने वाली है वो लाइफ टाइम। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। और अलग से आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, केवल नोट चाहिए, केवल प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो सब कुछ अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आखिरकार कई दिनों के बाद हम लोग क्लास प्रारंभ कर दिए हैं आज, है ना। तो शिवरात्रि की सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि साम्य से अभिप्राय क्या होता है। साम्य से अभिप्राय क्या होता है? बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट भी हो चुका है कि साम्य। तो अर्थशास्त्र में दोस्तों बेसिकली हम क्या देखते हैं, एक तो उपभोक्ता का साम्य देखते हैं कि एक उपभोक्ता साम्य की अवस्था पे कब रहता है, और एक हम और क्या देखते हैं, साम्य मतलब क्या, संतुलन, और एक हम फर्म का संतुलन पढ़ते हैं। तो संतुलन की स्थिति कब होती है? संतुलन की स्थिति तभी तो होती है ना कि जब उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, आप संतुलन पे हैं, इसका मतलब कि ना ही आप पीछे जाने के लिए तैयार है, ना ही आप आगे जाने के लिए तैयार है। आप जहां हैं एज इट इज रहना चाहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, परिवर्तनहीनता देखने को मिलती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो बिल्कुल ठीक है भैया, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उस स्थिति में जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम अधिकतम सेटिस्फाइड रहते हैं, हमारी उपयोगिता अधिकतम पूरी होती है, तभी तो हम जाकर के संतुलन की अवस्था में बने रहते हैं, साम्य की अवस्था में बने रहते हैं। और जब तक हमको अधिकतम उपयोगिता नहीं मिलती है तब तक हम क्या करते हैं कि कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, ताकि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमारी उपयोगिता है वो अधिकतम हो जाए। उस स्थिति में जब उत्पादन न्यूनतम लागत पे होता है, तो अब यहाँ पे आपको फर्म की बात याद आनी चाहिए कि एक पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का साम्य बिंदु क्या होता है कि जब उसकी औसत उत्पादन लागत क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, अर्थात डी बोल रहे हैं,
सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, वालरस का सामान्य संतुलन का मॉडल था। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अब प्रयागराज से ही मैं क्लास ले रहा हूँ, इलाहाबाद से ही क्लास ले रहा हूँ। तो अब आपकी जो क्लास होगी वो स्किप नहीं होगी, अब लगातार क्लासेस चलेंगी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि वालरस का सामान्य संतुलन का मॉडल था। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या इन्होंने कहा था, क्या इन्होंने कहा था, जो सभी कीमत होती है ना, जो सभी कीमत होती है वो संतुलन अवस्था में होती है। जो कीमतें होती हैं वो किस में होती हैं? संतुलन अवस्था में होती हैं। और एक जो उपभोक्ता होता है ना, वो अपने आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, ठीक है। तो वालरस साहब ने सामान्य संतुलन जो मॉडल दिया था उसमें ये कहा था कि जो कीमत होती है, जितनी भी कीमतें होती हैं, सभी कीमतें क्या होती हैं? संतुलन की अवस्था में रहती हैं। और एक जो व्यक्ति होता है वो अपने आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या हो? अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये एक क्या है? स्थैतिक मॉडल है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांग एवं आपूर्ति वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु निर्धारित करता है। इजी सी बात है भाई, बताइए। बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी लाइक नहीं किए हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए भैया बता दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आई होप कि सबको पता होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्युटली भाई, छोटी सी बात है। हमने एक बार नहीं, अनेकों बार, बहुत बार पढ़ा है कि मांग एवं आपूर्ति वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु हमें क्या बताता है? संतुलन कीमत को, जहां पे सभी मांग और सभी आपूर्ति क्या होती है? बराबर होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये भी तो हम पढ़ते हैं ना कि कीमतों का निर्धारण कैसे होता है? मांग व आपूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं। और अब हम लोग एक नई ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ और बेहतरीन तरीके से चीजों को करने वाले हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि अब थोड़े से प्रश्नों का लेवल और ठीक ठाक आपको लाया जाए, है ना। या बहुत सारे लोग क्लास को थोड़ा बहुत स्किप कर रहे होंगे तो उन्हें इकोनॉमिक्स भूलने भी लगी होगी थोड़ा बहुत। तो एक दो सेशन क्या किया जाए, थोड़ा आराम से ही ले लिया जाए, है ना। चलिए बताइए भैया क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर एब्सोल्युटली ठीक है। जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं मार्सिलियन दृष्टिकोण को। और कोई, और कोई? ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि आंशिक संतुलन दृष्टिकोण जो को कहते हैं मार्शलियन दृष्टिकोण, और आपको याद आए कि नहीं आए, आपको यहाँ पे मार्शल साहब याद आए कि नहीं आए? मार्शल साहब आपको याद आने चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न को करने के पहले आपको मार्शल साहब याद आने चाहिए। और आंशिक संतुलन के अंतर्गत क्या हम लोग पढ़ते हैं? एक हम लोग सामान्य संतुलन पढ़ते हैं, एक हम लोग आंशिक संतुलन पढ़ते हैं। तो सामान्य संतुलन की बात कौन करता है? सामान्य संतुलन की बात कौन करता है? वालरस साहब कहते हैं। और सामान्य संतुलन में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और आंशिक संतुलन के लिए अर्थव्यवस्था में किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। याद आया? याद आना चाहिए, एब्सोल्युटली सही है। अगला प्रश्न ये रहा कि मांग का नियम बता दो। आप देखिए प्रश्न तो बहुत आसान है भाई, प्रश्न तो बहुत आसान है। ये मांग का नियम क्या होता है?
तो आप कहते हैं सर जी जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग वस्तुओं को कम खरीदते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो वस्तुओं की मांग में क्या आती है? कमी आती है। और जब कीमतें घटती है तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। जब कपड़ा महंगा हो जाएगा तो मार्केट में जाएंगे तो अगर जो 5,000 रुपए का एक कपड़ा मिलेगा तो एक ही खरीदेंगे, 5,000 में दो मिल जाएगा तो दो खरीदेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर जो कीमतें बढ़ रही हैं तो आप अपने मांग को कम कर देंगे, और अगर जो कीमतें घट रही है तो अपने मांग को आप बढ़ा देंगे। क्या बोल रहे हैं सर? सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग। ये क्यों गलत हो जा रहा है कि जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है? हाँ, जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, क्यों गलत हो जाएगा भाई? ये भी बात तो सही है कि जब मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन मांग के नियम के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? कीमतों और मांग में व्युत्क्रमानुपाती संबंध को देखते हैं। ठीक है, कीमत और मांग में व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखते हैं, है ना? बात तो ये भी ठीक है। अब जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है वो कहेगा भैया बात तो ये भी सही है कि जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन मांग के नियम के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि कीमत और मांग में विलोम संबंध देखने को मिलता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखने को मिलता है। तो जब कीमतें आपकी घटेंगी तो मांग क्या हो रही है? इसका मतलब कि बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से सही कथन कौन सा है? एक दो दिन आसान सा सेशन लिया जाए कि थोड़ा कठिन किया जाए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दिन थोड़ा आसान सा सेशन लिया जाए, ताकि जो रिदम आप लोग की खराब हुई है, अगर जो कुछ लोग फुली डिपेंड लाइव स्टडी इलाहाबाद पे होंगे कि चलो वहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे, तो अगर जो आपकी रिदम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी तो मैं एक दो दिन क्लास नॉर्मली ले लूंगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। अच्छा भैया, निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो आय में अगर जो वृद्धि होगी तो जब आपके पास पैसा होगा तो आप मांग में वृद्धि करेंगे। छोटी सी बात है भैया, ये तो बहुत आसान सी बात है। अभी नौकरी नहीं मिली है तो कम पैसे हाथ में है तो कम खर्च करते हैं, नौकरी मिल जाएगी तो फिर आपके खर्चे भी बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कारकों वक्तव्यों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। बिल्कुल ठीक है भाई, बताइए। हाँ, अब क्लास रेगुलर ही चलेगी, अब क्लास रेगुलर चलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिल्कुल ठीक है भाई, बता दीजिए ऑप्शन नंबर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो दूसरा स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो रहा है और सीमांत ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। निम्न में से किसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर प्रवृत्ति होता है? तो देखिए, एक लाइन में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है ना कि ये बताइए कि मांग वक्र नीचे की ओर होता क्यों है? तो आप कहते हैं सर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार, अर्थात गोसेन का जो प्रथम नियम है, जो गोसेन साहब का प्रथम नियम है, इसी के अनुसार। इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो ये बात तो आपकी 100% ठीक हो गई, मतलब तीसरा ठीक है, आप कॉमन सेंस से कर देंगे। अब आगे पढ़ेंगे कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई। भैया ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव तो हम पढ़ते ही हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, ये कोई
सेंस मेक नहीं कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक ही मांग वक्र पर चलन को हम क्या बोलते हैं? बढ़िया सा प्रश्न है। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, है ना। सभी लोग वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, मांग में विस्तार या संकुचन। और कोई भाई? बिल्कुल ठीक। तो जब किसी वस्तु की मूल्य में कमी या वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब मूल्य में कमी और वृद्धि होती है तो इसमें मांग में कमी या मांग में विस्तार बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन बोलते हैं। और आय में अगर जो परिवर्तन होता है तो इसे मांग में वृद्धि और मांग में कमी बोलते हैं। तो अगर जो आपकी आय घट बढ़ रही है, आपकी आय कम या ज्यादा हो रही है और उसके कारण जो आपके मांग में परिवर्तन हो रहा है उसको हम मांग में वृद्धि या मांग में कमी बोलते हैं। और जब कीमतों में कमी या कीमतों में वृद्धि के कारण जब वस्तुओं की मांग कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो इसे मांग में विस्तार या मांग में संकुचन बोलते हैं। तो एक ही मांग वक्र पर चलन को हम क्या बोलते हैं? या तो मांग में विस्तार या मांग में संकुचन। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आसान सा प्रश्न है भाई, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, है ना। मांग वक्र के दाहिने ओर गिरते हुए आकार का कारण है। चलिए इजी सी बात है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए, है ना। कुछ महानुभाव डी की तरफ नहीं जाएंगे क्या? कोई डी की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं हर आसमान सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? गोसेन साहब का प्रथम नियम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? ये गोसेन साहब का द्वितीय नियम है। तो प्रथम वाला कौन सा है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम जो होता है इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तुओं की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होने लगती है? कम होने लगती है। जब आपके पास एक मोबाइल फोन होगा, जब आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं होगा तो जो पहला सेल फोन आपके पास आएगा, जो पहला मोबाइल फोन आएगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जब दूसरा आएगा तो उससे कम महत्वपूर्ण, तीसरा और कम महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यही बात ये कहते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। और इसी कारण मांग वक्र के दाहिने और गिरते हुए आकार का क्या होता है? कारण यही होता है गोसेन का प्रथम नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होने लगती है? कम होने लगती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मांग को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है? मांग को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है भैया, बताइए। चलिए इजी सी बात है ना। संख्या आज काफी कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि सर जी आज भी क्लास नहीं लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा जो लोग भी आपके जानने पहचानने वाले हैं उनको बता दीजिए कि सर जी अब क्लास लेंगे, है ना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। कौन सा ऐसा है तो जो मांग को निर्धारित नहीं करता है? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, वस्तु की लागत। वस्तु की लागत जो है ना उससे मांग का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वस्तु की लागत ये किसका मैटर है?
ये फर्म का मैटर है, ये कंपनी का मैटर है, ये किसी उद्यमी का मैटर है, ये क्रेता और विक्रेता का मैटर है ही नहीं। तो मांग जो होता है, मांग का नियम किस पे लागू होता है? क्रेता और विक्रेता पे, यही तो, क्रेता और विक्रेता पे। लेकिन वस्तु की लागत जो होगी डजंट मैटर, इससे मांग का कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है, सी बोल रहे हैं ना। ठीक है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, एंजिल का नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करता है सर? बताइए मुझे कमेंट करके। एंजिल साहब याद है कि भूल गए? एंजिल साहब आपको याद है कि भूल गए? बताइए, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ये पता है, ये जितने भी अर्थशास्त्री हैं ना, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी आपको अर्थव्यवस्था समझने के लिए। जो एक थियरी दिया गया है ना किसी भी अर्थशास्त्री के द्वारा, उसने कितने सालों मेहनत किए होंगे, और उसकी एक थियरी से आपकी जिंदगी आसान हो गई। तो हमें उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, उनका बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमको कैसे पता चलता कि भैया हमारे पास पैसा तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम वस्तुओं को कम खरीद पा रहे हैं पहले की अपेक्षा। अगर जो फिशर साहब ने एम भी इज इक्वल टू पी टी नहीं दिया होता, उन्होंने नहीं बताया बताया होता कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आती है, तो इस बात को हम कैसे समझ पाते? अगर जो हम मुद्रा स्फीति को नहीं समझ पाते, ठीक है, तो हम अर्थव्यवस्था को कैसे समझ पाते? ठीक है, फिर क्या होता है, इंसान ठगा हुआ महसूस महसूस करता अपने आप को, अरे ऐसे कैसे हो गया, और फिर समाज में क्या होता, असंतोष का वातावरण विद्यमान हो जाता है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एंजिल का नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। एंजल साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक समाज का अध्ययन करते हैं, और समाज का अध्ययन करके वो एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जब लोगों की आय में वृद्धि हो रही ना, जब लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, तो भोजन पर जो होने वाला व्यय है ना वो कम हो जा रहा है। ठीक है, भोजन पर होने वाला जो व्यय है वो कम हो जा रहा है। मकान और कपड़ों पे जो होने वाला व्यय है वो स्थिर रह रहा है, और जो मनोरंजन पर होने वाला व्यय है उसमें काफी वृद्धि हो जा रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, मांग की धनात्मक आयलोच की। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो खुद ही आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा, 3 कंडीशन बताया कि जब अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है ना, आपकी आय में वृद्धि हो रही है, तो इसके 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आपका जब आय बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, तो आप भोजन पे खर्च कम कर देंगे। ठीक है, अभी आप 10,000 रुपए अगर जो कमा रहे हैं, तो भोजन पे कितना व्यय करेंगे? और अगर जो आप यही 10 लाख रुपए कमाने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आय जितना तेजी से आपका बढ़ रहा है, उतना तेजी से आपका भोजन पर व्यय नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एक लिमिटेशन है ना शरीर की। तो भोजन पे होने वाले व्यय के अनुपात में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फिर ये कहते हैं कि जो मकान है, मकान जो है वो स्थिर रहेगा। जैसे अभी आप निर्माण कार्य करा रहे हैं, वैसे ही तब आप निर्माण कार्य कराएंगे जब आपकी आय में वृद्धि होगी। मतलब जिस अनुपात में आय बढ़ेगा उसी अनुपात में आप निर्माण कार्य कराएंगे, नए नए बिल्डिंग बनाएंगे। और इन्होंने कहा सबसे ज्यादा जो व्यय होगा वो किस पे होगा, मनोरंजन पे होगा। ठीक है, आप गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, आप मूवीज देखने जाएंगे, आप लग्जरी लाइफ जीना चाहेंगे। तो इजी सी बात है, देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बता दिया। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है क्योंकि? इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, क्यों होता है? क्या उत्तर बोल रहे हैं सर? ऑप्शन नंबर
बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं भैया? ये तो आसान सा प्रश्न है ना, सबको पता होना चाहिए। कोई गलत करेगा क्या? कोई गलत करेगा क्या? गलत वही करेगा जिसके पास पेशेंस कम होगा। पेशेंस फुली करिए, ठीक रहेगा, है ना। तो तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह जिसका परिणाम उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है अपेक्षाकृत क्या होता है, कम महत्वपूर्ण होता है। जिसमें वृद्धि हो रही है उसमें क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, कम महत्वपूर्ण होने लगता है। ये कितनी बार देखा है हमने, एक बार नहीं बहुत बार हम लोगों ने देखा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संतुलन में होता है जब, अच्छा आप भी तो उपभोक्ता है ना, आप कब संतुलन में होंगे बताइए। अब इसको इकोनॉमिक्स पढ़ने वाली बात है क्या? संतुलन का मतलब क्या होगा कि संतुष्टि मिले आपको, ठीक है, कि भैया हमें जितना आय मिल रहा है उस आय का हम उपयोग करके मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। अगर जो आपकी महीने की सैलरी 50,000 रुपए है तो आप 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के संतुलन में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। मतलब जितनी आपकी आय है उस आय को व्यय करने से आपको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वही तो उपभोक्ता का संतुलन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि दी हुई आय और कीमत पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। 50,000 रुपए महीने की सैलरी है, आप ये चाहें कि फॉर्चुनर खरीद लें, बीएमडब्ल्यू खरीद लें, तो खरीद पाएंगे क्या? आप संतुलन में रहेंगे ही नहीं। ठीक है, 50,000 रुपए है तो एक मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, लोन पे क्या करेंगे, लोन ले लेंगे, फोर व्हीलर लेने के लिए उसको फाइनेंस करा लेंगे। वो भी सरकारी नौकरी है तो प्राइवेट वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन में होता है कब होता है कि दी हुई आय और कीमत पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अधिकतम बिक्री सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे? सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा लाइक करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, तो देखिए जो नौ क्लासिकल अर्थशास्त्री थे ना उनकी ये आलोचना करते हैं। अब आपको याद आना चाहिए नौ क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या कहते हैं। नौ क्लासिकल अर्थशास्त्री ये कहते कि एक जो फर्म है वो अधिकतम लाभ का, एक फर्म को अधिकतम लाभ कमाना चाहिए, मतलब फर्मों को अधिकतम लाभ कमाना चाहिए। लेकिन उन्हीं की आलोचना कौन किया, वोमेल साहब किए, और कहे कि नहीं, आपको अधिकतम लाभ नहीं, आप अधिकतम वस्तुओं की बिक्री करिए तो आपको वैसे ही अधिकतम लाभ मिल जाएगा। तो जो नौ क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि फर्म को अधिकतम लाभ के बारे में सोचना चाहिए। और ये आए बोमल साहब तो उनकी आलोचना किए और आलोचना करके कहे कि नहीं सर, अधिकतम लाभ के बारे में आप नहीं सोचिए, आप अधिकतम वस्तुओं की को बिक्री के बारे में सोचिए, मतलब अधिकतम वस्तुओं को बेचने के बारे में सोचिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है वे हैं, अच्छा सा प्रश्न। सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। बताइए उन वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे जिनका बाजार में कोई मूल्य ही नहीं है, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है। मूल्य नहीं है मतलब मूल्य का संबंध किससे हो जाएगा, मुद्रा से, मतलब मुद्रा से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, मुद्रा से कोई संबंध नहीं है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, सभी लोग बी बोल रहे हैं क्या? अच्छा भाई, बी होगा? अच्छा, सी क्यों नहीं होगा? सी क्यों नहीं होगा, बी क्यों होगा?
बी क्यों होगा, सी क्यों नहीं होगा? हाँ बताइए। ठीक है, तो जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनार्थिक वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिसका आर्थिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं हो। और आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है? आर्थिक क्रियाकलाप मत से आशय क्या होता है कि जिस ऐसी गतिविधि जिसमें मुद्रा को शामिल किया जाता है। तो जो एप्लीकेशन पे क्लास ले रहे होंगे लोग, मैंने पहली या दूसरी क्लास में ही आपको बताया था कि अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। और आर्थिक गतिविधि से आशय क्या है? आर्थिक गतिविधि से आशय है कि जहां पे हम क्या करते हैं कि मुद्रा के रूप में चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि अनार्थिक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि गाजर और एक अन्य वस्तु y स्थापन्य वस्तुएं हैं तो y वस्तु के मूल्य एवं गाजर एवं मांग के संबंध को किस वक्र के द्वारा दिखाया जाएगा? ठीक है, हाँ, प्राकृतिक संसाधन जो है वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो फ्री हो, क्योंकि कोयला भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही है। लेकिन कोयला फ्री है क्या? कोयला फ्री नहीं है। तो प्रकृति के द्वारा जो चीजें हमें दी गई हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? मुफ्त हो। लकड़ी दिया तो गया है, लेकिन लकड़ी क्या मुफ्त है? जो आप डेली यूज करते हैं क्या मुफ्त है? फर्नीचर आप खरीदते हैं, लेकिन हवा क्या है? मुफ्त है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर ए सभी लोग बोल रहे हैं। तो यदि गाजर और अन्य वस्तु वाई अस्थापन्न वस्तुएं हैं। अस्थापन्न वस्तु का मतलब क्या हो गया कि अगर जो किसी कारण एक को त्यागना पड़े तो हम दूसरे से अपना काम चला लें। जैसे चाय और कॉफी, ये क्या होती हैं? अस्थापन्न वस्तुएं होती हैं। अगर जो चाय की कीमतों में वृद्धि होगी तो हम चाय को टाटा बाय बाय बोल देंगे और कहेंगे नहीं भैया हम कॉफी से काम चला लेंगे। तो अस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो अगर जो किसी ऐसी दो वस्तुएं अगर जो ए के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो लोग ए की मांग कम करके बी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो वही कह रहा है कि यदि गाजर और एक अन्य वस्तु वाई अस्थापन वस्तु हो तो वाई वस्तु के मूल्य एवं गाजर एवं मांग के संबंध को एक वक्र द्वारा दिखाया जाएगा। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं किसके द्वारा? ऊर्ध्व गति वक्र के द्वारा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। आपने अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो मैंने आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे ये चीजें पढ़ाई थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, हीन पदार्थ के संदर्भ में कौन सी बातें ठीक है? हीन पदार्थ के संबंध में, और अब से प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी, है ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से लाइव क्लास होगी, तो 7 बजे से ज्वाइन करिए, नए उत्साह नए एनर्जी के साथ फिर से हम लोग मूव करेंगे, है ना? चलिए क्या उत्तर आएगा भाई? हीन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है? हीन वस्तुएं, गिफिन वस्तु याद आ रहा है? गिफिन वस्तुएं याद आ रहे हैं? गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, क्या होता है कि जिसका क्या होता है कि कीमतों में कमी आने के कारण लोग मांग में भी कमी कर लेते हैं, अर्थात जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जब इनकी कीमतों में कमी आती है ना तो लोग इसकी मांग भी कम कर देते हैं। और मांग का नियम क्या कहता है कि कीमतों में कमी आने के कारण मांग में वृद्धि होनी चाहिए। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक किंतु आय प्रभाव क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है जब औसत लागत कितनी हो? चलिए भैया बता दीजिए।
ये प्रश्न तो 1 सेकंड में बताना चाहिए। कितने सेकंड में? 1 सेकंड से भी कम में बताना चाहिए आपको। ये इतना आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सबको पता होना चाहिए भाई। एक फर्म दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन की स्थिति में कब होती है? जब उसकी औसत लागत क्या होती है? न्यूनतम होती है। औसत लागत न्यूनतम होती है। और औसत लागत कहाँ पे न्यूनतम होती है? जब सीमांत लागत बराबर होता है किसके? औसत औसत लागत के। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे ए बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। एक बार नहीं, अनेकों बार बताया गया, एक बार नहीं बहुत बार ये बात बताई गई है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि औसत लागत सिद्धांत से तात्पर्य है। चलिए चलिए कि औसत लागत सिद्धांत का तात्पर्य किससे है? इजी सी बात है भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, औसत लागत में अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत दोनों को शामिल किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि औसत लागत में क्या हम स्पष्ट और अस्पष्ट लागत में से किसको शामिल करेंगे, किसको नहीं करेंगे? तो दोनों को शामिल किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? अब आप बताइए मुझे कि स्पष्ट लागत क्या होता है और अस्पष्ट लागत क्या होता है। मैंने कई बार आपको बताया, कमेंट करके एक एक उदाहरण दे करके बता दीजिए ना, मैं बोल रहा हूं तब से फिर, ठीक है। तो अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत के एक एक उदाहरण देके बताइए मुझे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर कि औसत लागत सिद्धांत से तात्पर्य ये होता है कि एक वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तु को हम क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि कोविड काल में क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ कि शॉपिंग मॉल बंद हो गए। शॉपिंग मॉल क्या हुए? बंद हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो कपड़ा की कंपनियां थी, अब भैया जब मॉल ही बंद हो गया तो कपड़ा कौन खरीदेगा? दुकान ही बंद हो गया तो कपड़ा कौन खरीदेगा? तो ऐसी स्थिति में कि कपड़े का उत्पादन उन्होंने कम कर दिया और मास्क बनाना शुरू कर दिया कि अब कपड़ा नहीं बिकेगा तो मास्क मास्क बेच देंगे। और उनकी उसी टेक्नोलॉजी से, जो पहले की उनकी टेक्नोलॉजी थी, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तु का त्याग करना, सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अनुकूलतम उत्पादन वह है जो, अनुकूलतम उत्पादन से आशय क्या है? अनुकूलतम उत्पादन से आशय क्या है? क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। अनुकूलतम उत्पादन कहाँ पे होता है? अनुकूलतम उत्पादन कौन करता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्में करती हैं अनुकूलतम उत्पादन, ठीक है। वो कहा क्या होता है कि उत्पादन के जो संसाधन होते हैं उसका मैक्सिमम प्रयोग करके उत्पादन को अधिकतम किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में औसत लागत क्या होता है? न्यूनतम होता है। और अनुकूलतम फर्म या किसी फर्म को साम्य की अवस्था में पहुंचने की यही शर्त होती है कि उसका जो औसत लागत हो वो कम से कम हो, न्यूनतम हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि अनुकूलतम उत्पादन वह होगा जो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सकल लाभ इज इक्वल टू क्या होता है भाई? सकल लाभ इज इक्वल टू क्या होता है? कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं ताकि टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट,
मध्य प्रदेश सेट, मतलब जितने भी एग्जाम है सबका बैचेज चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। तो क्या बोल रहे हैं सर, सभी लोग सी बोल रहे हैं कि कुल आगम इज इक्वल टू क्या होता है, कुल अस्पष्ट लागत प्लस कुल अस्पष्ट लागत, ठीक है सॉरी, कुल आगम, जो कुल आगम मतलब क्या, कुल आय, उसमें से क्या हम घटा देते हैं कुल अस्पष्ट लागत और कुल अस्पष्ट लागत को। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, आर्थिक लागत को वैकल्पिक रूप से इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। आर्थिक लागत को हम वैकल्पिक रूप में किससे अभिव्यक्त कर सकते हैं बताइए। इजी सी बात है, सबको पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये प्रश्न वही है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो कर पाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे, छोटी सी बात है। तो आर्थिक लागत को वैकल्पिक रूप के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं लेखांकन लागत प्लस निहितार्थ लागत से। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, जब कोई फर्म बाह्य मितव्ययताएं प्राप्त करती है तब उसके लागत वक्र कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए दो बातें आप समझिएगा, दो बातें समझिएगा, अक्सर आपके पेपर में आता है और बहुत सारे लोग गलत करते हैं। एक होता है बाह्य मितव्ययता और दूसरा होता है आंतरिक मितव्ययता, ठीक है, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। तो आंतरिक मितव्ययता से आशय क्या है, आंतरिक मितव्ययता से आशय ये है कि जब कोई फर्म स्वयं में सुधार करे, स्वयं श्रमिकों की स्किल जो है वो बेहतर हो, या वो स्वयं कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करे। तो एक जो फर्म, कोई एक फर्म है, अगर जो वो स्वयं में सुधार कर रही है तो इसके परिणाम उसे जो लाभ मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक मितव्ययताएं बोलते हैं। और बाह्य मितव्ययताओं का मतलब ये है कि जब उद्योग में कोई नई फर्में आए, ठीक है, कोई नई फर्में एंट्री करे उद्योग में, तो उस नए फर्मों की एंट्री करने के कारण जो आपको लाभ मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य मितव्ययता है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, दोनों लोग दोनों बात समझ लीजिएगा। तो जितने लोग भी ये बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, नीचे की तरफ क्या होते हैं ये, खिसकते हैं। तो जब कोई फर्म बाह्य मितव्ययताएं प्राप्त कर रही है तब उसके लागत वक्र क्या होगा, नीचे की ओर खिसकेगा, क्योंकि भैया वो क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है, वो विशिष्टीकरण हासिल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न, दीर्घकाल में सभी लागतें कैसी होती हैं बताइए भाई। सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्यों नहीं करते हैं भाई, लाइक शेयर क्यों नहीं करते हैं, हाँ? लाइक शेयर क्यों नहीं करते हैं, आपके शहर आना पड़ेगा क्या मुझे लाइक करवाने के लिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि दीर्घकाल में सभी लागतें कैसी होती हैं। ये तो सभी लोग बताएंगे कि सर जी दीर्घकाल में एक जो फर्म होता है उसके पास इतना समय होता है, बहुत समय होता है, लंबा समय होता है कि वह अपने संसाधनों को धीरे धीरे करके परिवर्तित कर सकता है। अल्पकाल में लागतें जो होती हैं वो परिवर्तनशील नहीं होती हैं, क्योंकि अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि आप संसाधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन दीर्घकाल में ये क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। जैसे पार्ले जी की टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, पार्ले जी जो बिस्किट है इसकी टेक्नोलॉजी हो गई, पहले किसी अलग टेक्नोलॉजी से इसका उत्पादन हो रहा होगा, इन्होंने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर दिया। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है, क्या उत्तर होगा भाई इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए सुनीता तिवारी जी, सुमन शर्मा जी, रंजीश जी, अमरेश यादव जी, ललिता साके जी, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग।
विकास कुमार मिश्रा जी, सुमन शर्मा जी, चलिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग डी बोल रहे हैं। आयताकार अति परवलय है। किसकी बात कर रहा है भाई? किसकी बात कर रहा है? शॉर्ट फॉर्म में बताइए, किसकी बात कर रहा है? ठीक है, तो औसत स्थिर लागत वक्र का आकार जो होता है वो कैसा होता है? आयताकार। आयताकार अतिपरवलय होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे डी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है भाई, बताइए। सर केवीएस का पेपर बहुत आसान हो रहा है। देखिए, जो सेशन में आपको करवाता हूं ना, इस सेशन को आप झेल ले जाएंगे ना, तो यूजीसी नेट के लिए मैं अलग से सेशन, स्पेशल सेशन लेके आता हूं। लेकिन अगर जो इस सेशन को आप झेल जाएंगे ना, तो आप मैक्सिमम चीजें कवर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो टीचर बनने वाला एग्जाम है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये स्पेशल बैच चलाइए, वो स्पेशल बैच चलाइए। ठीक है, ये सबके लिए, और यही सारे प्रश्न हर जगह देखने को मिलते हैं। कहीं पे थोड़ा रेशियो कम हो जाता है, कहीं पे थोड़ा रेशियो ज्यादा हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, और पता है ये जो 7 से 9 वाली क्लास होती है ना, बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस क्लास को। वो 2-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर कहेंगे अरे कहाँ से ये प्रश्न आ गया। हमने तो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर पढ़ा है, किन्स को पढ़ा है, रिकार्डो साहब को पढ़ लिया, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लिया। तो जो झेल रहा है ना इस क्लास को, जो पढ़ रहा है इस क्लास को ना, आप विश्वास मानिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा है कि जो औरों में नहीं है। मतलब आप इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है, क्लास को अगर जो आप रेगुलरली कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको इकोनॉमिक्स की समझ है, इकोनॉमिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो मालूम है आपको, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है भाई? हाँ ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुल आगम इज इक्वल टू क्या होता है? बिक्री की इकाइयां इंटू औसत आगम। अब आप देखिए, छोटी सी बात है। अब अगर जो आप आगम नहीं जानेंगे, ना आगम जानेंगे ना निर्गत जानेंगे, तो आप वैसे ही भाग जाएंगे। तो आगम का आशय क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन करती है, या जब कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उसमें लगने वाली जो कीमत होती है उसे हम निर्गत बोलते हैं। और जब अब आपने पैसा लगा दिया है और उस पैसा को उस जब उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचेंगे, तो मार्केट में बेचने के परिणाम स्वरूप जो आपको आय मिलेगी वो आपकी आगम हो जाएगी। तो कुल आगम मतलब बिक्री इकाई है, टोटल टोटल जितनी वस्तुओं को आपने बेचा, इनटू हम क्या कर देंगे, औसत आगम, मतलब औसत आगम से गुणा कर देते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल, कि वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है वो कहलाता है। ये प्रश्न तो आसान है भाई, ये प्रश्न तो आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि एक फर्म तभी तक उत्पादन कर पाएगी जब तक वह इस परिवर्तनशील लागत को पूरा कर पा रही हो।
अगर जो इससे ज्यादा नीचे कीमत आ जाएगी तो वो उत्पादन बंद कर देगा और कहेगा टाटा बाय बाय, हम कर्ज में या हम दिवालिया होकर के क्या करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, उत्पादन बंद होने का बिंदु, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो एक बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादन बंद होने का बिंदु। अगर जो अब इससे कम कीमत उसके प्रोडक्ट को मिलेगा तो वो टाटा बाय बाय बोल देगा, कहेगा भाई नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार होता है? क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, डी अगेन बोल रहे हैं प्रतिस्पर्धा के आधार पे। अच्छा भैया, प्रतिस्पर्धा के आधार पे बोल रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। प्रतिस्पर्धा ही तो हम देखते हैं, एकाधिकार में अकेला होता है, अल्पाधिकार में दो से ज्यादा होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। इसे हम प्रतिस्पर्धा ही बोलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि मूल्य विभेदीकरण में मूल्य उस बाजार में उच्च होगा जहां मांग होगी। ये बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। मांग की लोच क्या होती है, फार्मूला याद आ रहा है आपको? मांग की लोच का फार्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच्ची सच्ची बताना है, झूठ नहीं बोलना है। मांग की लोच का फार्मूला याद नहीं करना है, समझना है ना? समझ आया है कि नहीं आया, बताइए मुझे। ठीक है, तो मांग की लोच इज इक्वल टू क्या होता है, मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन। तो मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि मूल्य विभेदीकरण में मूल्य उस बाजार में उच्च होगा जहां मांग क्या होगी, कम लोचशील होगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मूल्य विभेदीकरण कहाँ पे देखने को मिलता है? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत देखने को मिलता है, जहां पे एक उद्यमी या एक एकाधिकारी या एक उत्पादक अपने एक ही लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कार्टेल का भाग है। कार्टेल किसका भाग है भाई? क्या उत्तर होगा? सीधी सी बात है, सुमन शर्मा जी कह रहे हैं सर पूर्ति की लोच बताइए। इतनी बार बताया हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। हम्म, पूर्ति की लोच बताइए भाई, कितनी बार बताऊं? मांग की लोच दोबारा पढ़ लीजिए। पूर्ति की लोच। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कार्टेल किसका भाग होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा, अल्पाधिकार का, है ना? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एक ही उद्योग की स्वतंत्र फर्मों के संगठन को हम क्या बोलते हैं सर? कार्टेल बोलते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अल्पाधिकार में। ओपेक इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न, बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई जाती है। कि बेहद सस्ती कीमत
निर्धारण नीति बनाई गई है? क्यों बनाई गई है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं सर? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई जाती है। इसलिए बनाई जाती है सर, इसलिए बनाई जाती है ताकि प्रतिस्पर्धी को हम क्या कर दें, कारोबार से बाहर निकाल दें। कौन बता रहा है? जैसे कि सुरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि जियो की कंपनी, बिल्कुल ठीक बात आपकी है कि जो जियो की कंपनी है उसने यही काम किया। ठीक है, बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति इसलिए बनाई जाती है ताकि जो प्रतिस्पर्धा हमारे प्रतिस्पर्धी हैं उनको हम बाहर निकाल दें। जियो ने कहा हम 3 महीने क्या देंगे, फ्री फ्री फ्री, फिर 3 महीने बाद फिर फ्री, उसके बाद 100 या 150 रुपए का प्लान आया, फिर 200 रुपए का प्लान आया, और अब शायद 300 रुपए तक का चला गया। और वहीं जो एयरटेल था सब भाग गए, और ये जो एयरटेल था ये देख रहा था इसको, ठीक है, ये समझ लिया था कभी तो ये अपनी औकात पे वापस आएगा, क्योंकि ये जानता था कि बहुत लंबे समय तक इतना फ्री आप नहीं दे पाओगे, बहुत लंबे समय तक आप इतना फ्री नहीं दे पाओगे। तो इस एयरटेल ने क्या किया, धैर्य बनाया, और आज मुझे ऐसा लगता है कि जियो से कई गुना बेहतर और काफी जियो से ज्यादा सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो आपका एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है। इससे क्या सीखने को मिलता है, क्या मिलता है कि धैर्य बनाए रखना चाहिए, है ना। सब भग गए, सब भग गए, आइडिया वाइडिया सब भग गए, ये बचा रह गया। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। वो यूनिनार भी चला गया जिसका पैक आया करता था, ठीक है, यूनिनार की कॉलिंग आती थी ना, रात में 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक फ्री, वो भी खत्म हो गया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जैसा जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या सोच देख इसमें ढूंढ रहे होंगे, सर जी गेहूं बहुत बार पढ़े लेकिन ऑप्शन में गेहूं तो आया ही नहीं, है ना। गेहूं बहुत बार पढ़े हैं लेकिन गेहूं ऑप्शन में तो है नहीं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कृषि को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है सर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो वो है कृषि। ठीक है, क्योंकि कृषि में गेहूं आता है, चावल आता है, ये रंग आकार हर तरीके से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है। अल्पाधिकार की विशेषता कौन सी नहीं, बताइए। ठीक है, चलिए चलिए सिम कार्ड की बातें ना करिए, पता चले एयरटेल वोडाफोन का नाम सुन के कितने सारे लोग किसी दूसरी दुनिया में चले जाएं। ठीक है, वो अपने पुराने दिन याद करने लगेंगे। तो अभी क्लास पे कंसंट्रेट करते हैं ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन एक अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उद्योग में बड़ी मात्रा में फर्मों का अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है,
बड़ी मात्रा में नहीं, अल्पाधिकार में कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से अधिक फर्में होती हैं, ठीक है। बड़ी फर्में कहाँ पे होती है, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत है। तो सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि आपूर्ति में जितना अधिक लोच होगा उतना ही अधिक होगा क्या। चलिए क्या उत्तर होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए आराम से, है ना। क्या उत्तर आ रहा है भैया। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सॉरी सभी लोग ये बोल रहे हैं आपूर्ति में जितना अधिक लोच होता है उतना ही अधिक होगा किसके पास, क्रेता पर करापात होगा। मतलब अगर जो किसी वस्तु की डिमांड है, किसी वस्तु की मांग है, ऐसी स्थिति में अगर जो सरकार उस वस्तु के ऊपर क्रय लगा रही है तो जो विक्रेता होगा ना वो कहेगा हम तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भैया ये कंपलसरी है लोगों के लिए। अब जब कंपलसरी है तो लोग भैया यूज करें, तो हम क्या करेंगे कि क्रेता के ऊपर हम टैक्स को शिफ्ट कर देंगे। अब आपके ऊपर पेट्रोल 2 रुपये बढ़ा दिए जाए, अब गाड़ी है तो चलना ही चलना है ना। गैस बढ़ा दिया जाए तो भैया आपकी मजबूरी है, यूज करना ही करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आप देखिए क्या कह रहा है कि आपूर्ति में जितना अधिक लोच होगा उतना ही अधिक होगा किस पे, क्रेता पर करापात। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और बेलोचदार होगा तब किसके ऊपर होगा, विक्रेता के ऊपर। क्योंकि जब बेलोचदार होगा ना तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो है उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो किसी एक्स वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर जो नहीं करेगा भैया तो फिर लॉस हो जाएगा किसको, उसको जो उत्पादन कर रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए। वे वस्तुएं जो उपभोग में संबंधित नहीं है, उपभोग से संबंधित नहीं है, उनकी दक्षता के लिए यह अपेक्षित होता है कि कर दरें मांग की लोच के प्रतिलोम अनुपात में हो। यह परिभाषा किसकी है। अब ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस थोड़ा सा 1-2 बार कर लेंगे ना, फिर ये जिंदगी भर भूलने वाले प्रश्न नहीं है। एग्जाम में आ जाएगा तो 100% ठीक करके आएंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं रैम से नियम, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो वे वस्तुएं जो उपभोग में संबंधित नहीं है उनकी दक्षता के लिए यह अपेक्षित होता है कि कर दरें मांग की लोच के प्रतिलोम अनुपात में हो। ये परिभाषा जो है ये किसकी है, रैम से साहब की है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अग्र स्थानांतरित कर का प्रभाव होगा। क्या उत्तर होगा भाई। जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से अब आपकी क्लास लाइव होने वाली है, ठीक है। क्या उत्तर है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, और कोई भाई, सभी लोग डी बोल रहे हैं, और कोई, डी के अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो अग्र स्थानांतरित कर का प्रभाव होगा विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर अधिक। अब बात को ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पे कि जो कर है ना इसको 2 तरीके से आप विवर्धित कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कर है अर्थात ये जो कोई उद्यमी है जो उत्पादन कर रहा है, ये अगर जो इस वस्तु पे मान लीजिए कि ये कोई टैक्स है, यहाँ पे उत्पादन करता है और कोई एक वस्तु एक्स है, ठीक है। इस इस वस्तु के इस वस्तु पर जब
कर में वृद्धि कर दी जाएगी। अगर जो आसान बात समझे तो मान लीजिए कि सरकार क्या करे कि टैक्स में वृद्धि कर दे, तो इस एक्स वस्तु पे अगर जो सरकार टैक्स में वृद्धि कर देगा तो ये जो उत्पादक है ना वो दो तरफ इस टैक्स को शिफ्ट कर सकता है। एक तो उनके तरफ जो क्रेता है, मतलब जो वस्तुओं को खरीदने वाले, और दूसरा वो लोग जिससे ये वस्तु खरीद रहा है, अर्थात मान लीजिए कि ये कच्चे माल खरीद रहा है, ठीक है। तो अगर जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो ये जो उत्पादक है ये कहेगा भैया अब हमको उत्पादन महंगा पड़ रहा है, अब आप हमसे थोड़ा सा कम पैसा लीजिए। और वही दूसरी तरफ ये कहेगा कि नहीं अब आपको उपभोग करना है तो आप क्या करिए, आप ही पैसा दीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर स्थानांतरण अगर जो होगा तो ये किसके पास चला जाएगा, आगे किसके पास जा रहा है, क्रेता के पास जा रहा है। तो विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर अधिक होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि प्रगतिशील कर दरों का मामला निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ये तो आसान सी बात है भाई, आसान सी बात है कि नहीं, है कि नहीं। थोड़ा लाइक और शेयर किया करिए, निवेदन है सभी लोगों से कि आप लाइक किया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, सबको पता होना चाहिए। कोई गलत करेगा क्या, कोई प्रगतिशील कर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा क्या दिया है, हाँ अच्छा प्रगतिशील कर ही पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रगतिशील कर दरों का मामला निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो भुगतान योग्यता पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें ऐसे ही तो होता है ना कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है उसी अनुपात में आपका टैक्स भी बढ़ता है। मतलब आप गरीब हैं तो कम टैक्स देंगे, अमीर होते चले जाएंगे तो और ज्यादा टैक्स देते चले जाएंगे। मतलब अगर जो आपकी आय बढ़ती है तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा। अगला अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया है। ऐसे प्रश्नों से डरना बिल्कुल नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, क्लियरली बोल रहा हूं, और उसका वेटेज ज्यादा होने वाला है। ऐसे प्रश्नों से डरिए नहीं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके क्या करिए कि प्रश्न को पढ़िए। चलिए चलिए भाई, अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया। बहुत सारे लोग तो इसको पढ़ते ही नहीं, कहते ही समझ में नहीं आएगा, है ना। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इसमें सर जी जब भी बताए हैं तो या तो ए बताए हैं या तो बी बताए, तो मैक्सिमम टाइम ए और बी में से ही कुछ होता है। तो हम चलो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर दोगे और पता चले कि सही जो उत्तर हो वो ए हो। तो ये काम नहीं करना है। बहुत बहुत प्रकार के बहुत सारे लोग ट्रिक भी अपनाते हैं, ठीक है। एक बार आज से बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले की बात है, एक लोगों ने कहा कि जो आंसर शीट होता है ना उसमें केवल सी और सी पे अगर जो केवल आप गोला लगा देंगे तो सफलता मिल जाएगी। मैं भी वही बगल में खड़ा था, एक मतलब बहुत ही ठीक ठाक व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा कि जो आंसर शीट आपको मिलता है उसमें सी वाला जो गोला होता है सब पे सी टिक कर देंगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर जो ऐसा ही होता, अगर जो किसी ट्रिक से चीजें हो जाती तो कितने लोग आए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके चले गए, उनका कोई ट्रिक समझ में नहीं आया, उनका कोई ट्रिक हो नहीं पाया, ठीक है। तो ट्रिक पे नहीं जाइए, मेहनत करिए, कठिन परिश्रम करिए, हार्ड वर्क करिए, वहीं से सफलता आपको मिलेगी और कहीं से भी नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न, चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कुछ लोग। अच्छा सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी
सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर क्या होगा? गलत की सही? गलत की सही? क्या बोल रहे हैं भाई? थोड़ा आराम से। ठीक है, सभी लोग सी बोल रहे हैं। और कोई? सी के अलावा कोई और है? नहीं है? तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्रगतिशील कराधान का सिद्धांत सामान्यतः स्वीकार्य राजनीति है। मतलब क्या सभी लोग ये मानते हैं कि जब आय ज्यादा होगी, जब आपकी आय बढ़ेगी तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। प्रगतिशील कराधान आय और संपत्ति के वितरण को प्रभावित नहीं करते। अरे भैया करते हैं। जब आपकी आय ज्यादा होगी तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो गई। तो जितने लोग भी ए सही है किंतु आर सही नहीं है कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाए। अगला, बजट के प्रांचलों जिसमें सार्वजनिक व्यय सम्मिलित है के स्थिर रहने पर, कर के रोपण करने पर यदि आय के वितरण की संरचना में परिवर्तन होता है तो ऐसे कर के करापात को कहते हैं। क्या होगा भैया? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है कि बजट के प्रांचलों जिसमें सार्वजनिक व्यय सम्मिलित होते हैं के स्थिर रहने पर, कर के रोपण करने पर यदि आय के वितरण की संरचना में परिवर्तन होता है तो ऐसे करापात को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट कर करापात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत कर रहा है। सभी लोग ठीक कर रहे हैं ना? हाँ ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, टोबिन कर निम्न में से किसमें लगाया जाने वाला कर है? टोबिन टैक्स, बताइए सर। इन्होंने थियरी कब दी थी, याद आ रहा है? 1978। थोड़ा सा पता है? हाँ, पता है थोड़ा सा। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बोलता हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, तो आप कम से कम डेट को याद रखिए। अगर जो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये याद ही रखना है कि 1978, कोई ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन इससे ये हो पाएगा कि आप एडम स्मिथ और जेम्स टोबिन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एडम स्मिथ बहुत पहले आए थे, रिकार्डो साहब बहुत पहले आए थे, जेएस मिल साहब बहुत पहले आए। तो थोड़ा बहुत डेट अपने माइंड में आप रिमेंबर रखेंगे ना, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा, अब डेट किसी भी एग्जाम के लिए डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से डेट डेट से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि जेम्स टोबिन ने टोबिन टैक्स की बात कब की थी, किस वर्ष की थी। लेकिन अगर जो आप ये बात जानते रहेंगे तो अन्य अर्थशास्त्री जब आपके ऑप्शन में पूछे जाएंगे तो आप चीजों को इलिमिनेट कर पाएंगे, है ना? तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि विदेशी विदेशी मुद्रा बाजार के सौदे से, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो टोबिन कर निम्न में से इस पे लगाया जाने वाला कर है? तो विदेशी मुद्रा बाजार के सौदे पे। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और यही कारण है कि जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं, इतिहास बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, तो इतिहास लोग 10-10 साल पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण यही है ना कि आपने कालखंड को ठीक तरीके से विभाजित करके तैयार नहीं किया। कालखंड जब आपको विभाजित नहीं होगा तो मुगल शासक आएंगे, या चाहे गुप्त काल वाले आएंगे और चाहे मौर्य काल वाले आएंगे, तो सब लगेगा कि ये आस ही पास थे। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब आपको क्या करेंगे? आस ही पास ढूंढेंगे। आप आस ही पास इनको खोजेंगे, तो कालखंड याद रहेगा आपको ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार को व्यय कर को आरंभ करने का सुझाव दिया? तो ये तो इजी सी बात है, कॉरिडोर साहब ने कहा था। कॉरिडोर साहब ने ये कहा था कि आप एक काम करिए कि आप व्यक्ति से कर उसके आय के आधार पे मत लीजिए, तो जब वो व्यय कर रहा है ना तो व्यय के आधार पे उससे टैक्स लीजिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि व्यय कर आरंभ करने का सुझाव किसने दिया था? कॉरिडोर साहब ने दिया था। अगला प्रश्न, किसी कर को तब प्रतिगामी कहा जाता है जब कर की सीमांत दर कैसी हो? ये बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए सर बताइए, थोड़ा सा वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। अच्छा ये बताइए, सच्ची सच्ची बताइएगा कि आय पर टैक्स लगाना ये महत्वपूर्ण है कि व्यय पे टैक्स लगाना ये महत्वपूर्ण है ना? आप बताइएगा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो तर्कसंगत कौन सा है कि आपको आय हो रही है उस पे टैक्स लगाया जाए या आपको व्यय हो रही है उस पे टैक्स लगाया जाए? कौन सा बेहतर है? आय वाला बेहतर है कि व्यय वाला बेहतर है? कमेंट करके बताइए थोड़ा सा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है? ये आपका ओपिनियन है, अर्थशास्त्रियों ने तो बहुत कुछ कहा। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि किसी कर को तब प्रगामी कहा जाएगा। प्रगामी करने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में आपका व्यय नहीं बढ़ रहा है। आय में वृद्धि के अनुपात में आय में आपकी तेजी से वृद्धि हो रहा है और और कर की अनुपात में कमी आ रही है। मतलब आय आपका तेजी से बढ़ रहा है और आपकी जो टैक्स की जो दर है वो आपकी घट रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि औसत दर से अधिक हो, बिल्कुल ठीक है। तो अगर जो देखिए तो ठीक है, दोनों के अपने अपने कुछ अच्छे पॉइंट है कुछ बुरे पॉइंट है, लेकिन इन दोनों में से अगर जो आपको बुरा चुनना होगा तो आप व्यय वाले को चुनेंगे। ठीक है, क्यों चुनेंगे? क्योंकि जब व्यय पर टैक्स लगाया जाएगा ना तो लोग सेविंग ज्यादा करने लगेंगे, बचत ज्यादा करने लगेंगे, और जब अर्थव्यवस्था में बचत ज्यादा होने लगेगी ना तो आपको पता ही है कि साहब याद आ ही रहे होंगे कि जब बचत कम होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो क्या होगा? उत्पादन कम तो आय कम। मतलब लोग जब बचत करेंगे तो एक तरफ मांग भी नहीं करेंगे और दूसरी तरफ उत्पादन भी कम होगा। तो ये वाला जो है वो कुछ मामलों में ठीक है लेकिन हर मामलों में ठीक नहीं है। ये वाला ज्यादा बेहतर है, आय वाला। अगला प्रश्न, क्योंकि आय पे लगाया जाएगा तो कम से कम मांग व पूर्ति जो होगी वो क्रियाशील रहेगी। अगला प्रश्न, चलिए क्या उत्तर होगा? निम्नलिखित में से किस कर का घोषणात्मक प्रभाव होता है? बिल्कुल ठीक है, व्यय पे कर लगा दिया जाएगा तो बच्चों को पैसा भी नहीं मिलेगा घर से, है ना? बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी आ रहा है क्या? सभी लोग बोल रहे हैं बी, और कोई भाई? सभी लोग बी बोल रहे हैं। अच्छा, बी क्यों बोल रहे हैं सर? बी क्यों बोल रहे हैं? घोषणात्मक प्रभाव ये उत्पादन शुल्क से संबंधित होता है। ठीक है, अगर जो
गवर्नमेंट आपने बहुत बार देखा है, अगर जो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं इसको, तो सरकार क्या करती है, जैसे ही घोषणा करती है कि पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए पर लीटर के 2 रुपए पर लीटर जो है वो वृद्धि होने वाली है, तो पेट्रोल पंपों के सामने सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग जाती है। तो सरकार ने क्या किया, एक घोषणा किया। ठीक है, मतलब ये याद रखने की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से हो जाएगा। ठीक है, कि जब हमको भैया पता चल जाएगा कि अब ये चीज महंगा होने वाला है, तो उससे पहले हम खरीद लेंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कराधान में अनुपातिक वृद्धि के कारण राजस्व में अनुपातिक वृद्धि क्या कहलाएगा। चलिए, थोड़ा सा वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कमी रहती है। अगला प्रश्न ये रहा कि कराधान में अनुपातिक वृद्धि के कारण राजस्व में अनुपातिक वृद्धि क्या कहलाता है। अब इसके लिए तो आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थियरी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कर की उत्प्लावकता, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बी बोल रहे हैं जितने लोग, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि कराधान में अनुपातिक वृद्धि के कारण राजस्व में अनुपातिक वृद्धि जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कर की उत्प्लावकता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए, थोड़ा आराम से करिएगा। ठीक है, और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है, मतलब सारे एग्जाम के अलग अलग बैचेज चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप वहां से नहीं परचेज कर पा रहे तो आप यहाँ पे इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृषि संपदा एवं आय कराधान समिति कब गठित हुआ, 1972। किससे संबंधित है, राज्य समिति कहाँ पे है भैया, राज्य साहब हैं कहाँ पे, हाँ हाँ डी में है, ठीक। उसके बाद प्रत्यक्ष कर जांच समिति की बात करें तो वांचू साहब कहाँ पे भैया, प्रत्यक्ष कर ये वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें कर सुधार समिति, तो चिलैया को आपको पता ही होगा, राजा जे चिलैया। और अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर समिति जो है वो झा साहब से संबंधित है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, 4, 3, 1 और 2 बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए भैया, ये तो बात मैंने बहुत बार आपको बताया है, फिर गलत करना है क्या, गलत करना नहीं है, आसान है सब कुछ, जिंदगी में सब कुछ आसान है, बस कठिन मेहनत करिए, जिंदगी में सब कुछ आसान है, कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है, वो बस आपका डिसाइड करता है प्रयास कि आपने कितना बेहतरीन प्रयास किया। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, बताइए ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भैया। हस्तांतरण करने का मतलब क्या होता है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे डाल सके, तो बिक्री योग्य पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है, जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, टाली है, ठीक है, आपने खरीदा, आपने दूसरे को बेच दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि
निम्नलिखित में से कौन सा कर आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है? तो बिक्री योग्य पूंजीगत वस्तु है। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कराधान की अनुपस्थिति के तुल्य है? बताइए भाई। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बताइए। डी बोल रहे हैं क्या? डी बोल रहे हैं? कर अपवंचन। और कोई? ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी इसको हम कर अपवंचन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कराधान की अनुपस्थिति है, मतलब टैक्स नहीं लिया जा रहा है सर। टैक्स आप दे ही नहीं रहे, आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे। और कर का अपवंचन क्या होता है? कर के अपवंचन से भी तो यही होता है ना कि आप गैर कानूनी तरीके से अपने धन को क्या करते हैं कि ऐसे जगह छुपा देते हैं जिसका लेखा जोखा या जिसका ब्यौरा सरकार के पास नहीं होती है, और उस पैसे पे आप टैक्स नहीं देते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप टैक्स नहीं देते हैं, इस कंडीशन में भी आप टैक्स नहीं देते हैं, दोनों की बात एक ही है। तो सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मिथ्या है? मिथ्या। कुछ लोग कहेंगे सर ये मिथ्या क्या होता है? मिथ्या क्या होता है? मिथ्या क्या होता है? बताइए। मिथ्या से आशय क्या होता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। डी, डी बोल रहे हैं। और कोई? कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। मिथ्या का मतलब होता है कि गलत है, झूठ है। ठीक है, मिथ्या मतलब क्या होगा? झूठ। ठीक है, झूठ है या गलत है या फरेब है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ठीक है कि कर गुणक जो होगा वो सरकारी व्यय गुणक से ज्यादा होगा। नहीं भैया, कर गुणक जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? सरकारी व्यय गुणक से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। थोड़ा सा सी और डी की जो भाषा है उसको थोड़ा सा आराम से कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिए, आसान सा प्रश्न। अगला, कि अभिकथन है और तर्क है। बताइए। अच्छा, आपकी भूमि है, आपके पास जमीन है, ये क्या एक मिथ्या है, क्या ये एक झूठ है, या ये सच्चाई है? जो वर्तमान समय में जमीन आपके पास है वो आपकी है, क्या ये मिथ्या है या ये सही बात? क्या वो आपकी जमीन है? क्या वो आपकी प्रॉपर्टी है? बताइए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग। और कोई ए के अलावा? ए के अलावा और कोई? ए के अलावा और कोई? कुछ लोग बी भी बोलिए भाई। बिल्कुल ठीक। कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे ना सर, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि प्रगतिशील आयकर पर अधिक भरोसा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, जिसकी आय बढ़ेगी, जिस अनुपात में आय बढ़ेगी उसी अनुपात में टैक्स बढ़ेगा, तो भरोसा किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और यह औचित्य के सिद्धांत के अनुरूप है। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, ये जस्टिफाई करता है, ये
औचित्य के अनुरूप है। ये बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात है, इसको हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं क्या कि प्रगतिशील आयकर पर अधिक भरोसा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दूसरे को कोई कोरिलेट नहीं कर रहा है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है, ये एक दूसरे को कोरिलेट नहीं करता है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील आयकर का आशय है कि, तो जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत जमीन है, ये क्या है, वो लोग रिकार्डो साहब को पढ़ रहे हैं। जब रिकार्डो साहब कहते हैं, रिकार्डो की थियरी को जब आप डीप में पढ़ेंगे ना, तो अब तो मतलब अमूमन किताबों में बस इतना ही दिया रहता है कि रिकार्डो साहब कहते हैं कि जो भूमि है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक हमें मुफ्त उपहार है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली उनकी लाइन मुझे नहीं याद आ रही है, लेकिन उनकी कहने का सेंस यही था कि लोगों को ऐसा लगता है कि भूमि जो है वो किसी व्यक्ति की है या किसी इंसान की है। भूमि किसी की नहीं है, वो प्रकृति की ही है, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो भूमि आपके नाम नहीं थी। ठीक है, जब आप मरेंगे उसके बाद भी आपका कोई वजूद उस भूमि से बचेगा नहीं। ठीक है, तो वो बस एक मिथ्या है कि थोड़ा सा आपने जमीन ले लिया और कह रहे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि प्रगतिशील आयकर का आशय है कि, क्या उत्तर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी कि आय में वृद्धि के साथ कर की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जब आपकी आय बढ़ती है तो आय में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है, आपके टैक्स में भी वृद्धि होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है। ठीक है, चलिए लाल बहादुर जी कह रहे हैं सर जमीन आपके पास है तभी तो इतने लोग को टीच कर रहे हैं। नहीं भाई, जिस जमीन पे मैं बैठा हूँ वो जमीन मेरा नहीं है ना। जिस जमीन पे मैं बैठा हूँ वो जमीन मेरा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है। तो जी बिल्कुल ठीक है कि जितने लोग भी प्रेविस साहब की बात बोलेंगे, तिगर साहब की बात बोलेंगे और गुडनार मेडल की बात बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है सर। क्योंकि इन लोगों ने ये कहा कि जब कोई अल्प विकसित देश से व्यापार करता है ना, तो अल्प विकसित देशों को उससे क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं ना वो अपने शर्त के अनुसार चलते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए, प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। ये राउल प्रेविस ने बोला था। क्या कहते कि जब एक अल्प विकसित देश विकसित देश से व्यापार करता है तो उससे अल्प विकसित देश को क्या होता है, हानि होता है। अभी एक कानपुर की घटना आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कितनी दर्दनाक घटना है, कितनी बड़ी घटना है और कितनी निंदनीय घटना है, लेकिन उससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। अरबों खरबों रुपए लेके बिजनेसमैन भाग जाते हैं इस देश से, लेकिन एक गरीब की झोपड़ी थी और उस गरीब की झोपड़ी में आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या हुआ था।
कि सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्त का निर्धारण वहां होता है जहां दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र क्या करते हैं, दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्तों का निर्धारण वहां होता है जहां दो देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं अर्थात काटते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया क्या हुआ भाई, चलिए बिल्कुल। कि निम्नलिखित से विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा अपनाया गया, क्या बोलेंगे सर, हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, क्या अपना रही है, हमारे देश की सरकार है उसकी सोच यही है कि जो हमारे देश की मांग है उसकी पूर्ति हम खुद ही से कर लें, मतलब दूसरे देश से आयातित वस्तुओं को हम कम करें, मतलब आयात को कम करें और अपने देश में निर्मित वस्तुओं से अपनी जो मांग हो रही है उसकी हम पूर्ति कर लें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आयात प्रतिस्थापन मतलब आयात को कम करना, आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या कि जो विदेशों से वस्तुएं आ रही हैं उसको कम करके जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं हम खुद ही उत्पादित कर लेंगे अपने देश में, और उत्पादन के बाद हम क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट को दूसरे देशों में भी बेचेंगे, इससे क्या हो हमें लाभ हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय कराता है, एक बार नहीं बहुत बार देखा गया, आई डोंट थिंक सो कि रुकने की जरूरत है आपको यहाँ पे। सामुदायिक तटस्थ वक्र जो है वो इस बात का परिचय हमें कराता है कि एक देश की रुचि कैसी है एवं मांग प्राथमिकता कैसी है। तो हमारे देश की रुचि क्या है, हमारे देश की रुचि क्या है, सभी को चाहिए क्या, कार चाहिए, सभी को बाइक चाहिए, सभी को स्कूटी चाहिए, तो हमारी रुचि किसमें है, पेट्रोल खरीदने में। सभी सभी को अच्छे ड्रेस पहनने हैं, ठीक है, सभी को क्या करना है, गर्मी बहुत लगेगी तो कोल्ड ड्रिंक पीना है, ठीक है, तो हमारी रुचि ये है। तो और मांग की प्राथमिकताएं, ठीक है, कि हमारी प्राथमिक चीजें क्या है, ठीक है, भोजन कपड़ा मकान है, ठीक है। तो वही बात है कि सामुदायिक तटस्थता वक्र हमें ये बताता है कि एक देश जो है उसकी रुचि क्या है और उसकी मांग प्राथमिकताएं क्या है। अब जैसे जो ठंडे प्रदेश जो सॉरी जो ठंडे देश हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है या ना के बराबर पड़ता है गर्मी, वहां पे कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं बिकेगा, वहां पे थम्स अप कभी नहीं बिकेगा, वहां पे कोको कोला कभी नहीं बिकेगा, है ना। विदेशी कंपनी आई कही कि यहाँ तो लोगों के पास फ्रिज ही नहीं है तो लोग ठंडा के नाम पे कोल्ड ड्रिंक खरीद लेंगे, है ना। तो उन्होंने देखा कि भाई इनको सप्लाई करो और अरबों खरबों रुपए का बिजनेस बना लेगी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब आगे कोई भी प्रश्न नहीं है लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, हमारे इकोनॉमिक्स आप बताइए कमेंट करके कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वहां पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि टेस्ट दीजिए और अपना इवेल्युएशन करिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है।
आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की अलग क्लास है, मध्य प्रदेश स्टेट का, मध्य प्रदेश सेट का अलग क्लास है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग क्लास है, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर, सबका क्लासेस अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम है। इट मीन अगर जो आप एक बार एडमिशन लेंगे तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और फीस बहुत कम रखी गई है, ठीक है। तो दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। टेस्ट भी वहां पे अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं वहां से परचेज कर पा रहे हैं तो जो आपकी फीस है इस नंबर पे 9415 863 873, जो सामने ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपना फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। फीस जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट और यूजीसी नेट की जो फीस है वो 2500 रुपए है। इसमें आपको टेस्ट, इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, मतलब सब कुछ आपको कवर कराए जाएंगे। मतलब जितने भी बैच है उसमें सब कुछ आपको इसी फीस में सब कुछ कवर कराया जाएगा, कहीं भी इधर उधर से 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और जो भी एग्जाम है उसकी फीस 2000 रुपए है। इस नंबर पे पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। या अगर जो आपको कोई भी समस्या है तो सेम नंबर है नीचे, इसी नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। आज मैं आपके कमेंट को नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे कल शाम को 7 बजे एक नया उत्साह, नई एनर्जी के साथ। और देखिए, बेहतर कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो भैया, कहीं ऐसा ना हो कि क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपकी मेहनत जो है वो व्यर्थ चली जाए, ठीक है। क्योंकि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, आज मैं आपके कमेंट को थोड़ा सा नहीं पढ़ूंगा और थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।